आइए हम लोग ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे, हीट बजट के बारे में देखेंगे। हीट बजट क्या होता है, तो ये भी इंसुलेशन चैप्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऊष्मा बजट क्या है? ऊष्मा बजट या हीट बजट is the balance between the incoming solar radiations and outgoing terrestrial radiations। इस तरह से हम लोग समझ गए ऊष्मा बजट सूर्य से आने वाली लघु तरंग किरणों तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण के मध्य संतुलन को प्रस्तुत करता है। तो ये हम लोग ऊष्मा बजट का डिफिनीशन देख लिए। तो यहाँ से देखिए हम लोग, यहाँ पर जो हम लोगों ने पिक्चर यहाँ हम लोगों ने लिया है, ये जो डायग्राम्स हम लोगों ने बनाए हैं ये अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था है। त्रिवार्था के अनुसार हम लोगों ने चॉकआउट किया है लिस्ट यहाँ पर। और पहला वाले में हम लोग दिख रहा है यहाँ पर बनाए हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के बारे में। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस मीन्स सूर्य से आने वाले सौर विकिरण का पॉइंट्स यहाँ दिखला रहा है। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स के रूप में आते हैं। उनका जो वेवलेंथ होता है सोलर रेडिएशंस का वो शॉर्ट वेव्स है। स्पेस से 100% एनर्जी आ रहा है और एटमॉस्फेयर में भी वह 100% पहुंच जाता है। 100% एटमॉस्फेयर में भी रीच करता है। तो सूर्य से incoming solar radiations which comes from the sun through the space reach at the atmosphere of earth on 100% के लेवल पर आ जाता है। 100% आ जाता है। उसमें से out of this 100% 27% reflected by the clouds, यानी 27% सोलर एनर्जी का बादल के द्वारा रिफ्लेक्शन हो जाता है, चला जाता है, वापस स्पेस में चला जाता है। इसी प्रकार से एल्बिडो पृथ्वी की विभिन्न सतह से 2% सोलर एनर्जी का एल्बिडो हो जाता है और एल्बिडो का मतलब वह स्पेस में वापस लौट गया, तो -2% भी स्पेस में चला गया। इसी प्रकार से 6% डस्ट पार्टिकल्स आदि से 6% का स्कैटरिंग हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 27 + 2 + 6 यानी 35% हो गया। 35% एनर्जी जो सोलर से आई है वो यूज नहीं होता है, स्पेस में चली जाती है। 14% एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के द्वारा 14% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से हमारी अर्थ सरफेस पर 51% एनर्जी रीच कर पाती है। तो ये हम लोग देख लिए कि 51% एनर्जी रीच कर जाती है। उसमें से आप देखेंगे जो ये हम लोग एनर्जी देख रहे हैं 51% एनर्जी अर्थ पर पहुंच गई है, वो भी वही एनर्जी 51% में जो एनर्जी प्राप्त हुई है, ये 51% एनर्जी पृथ्वी को हीट करने में खर्च होती है। 51% एनर्जी का काम क्या है? पृथ्वी को हीट करना है, हीट करती है ये। इसमें से आप देखेंगे 51% जो एनर्जी प्राप्त हुआ है वो कैसे रिलीज होता है, किस फॉर्म में रिलीज होता है। ये जो रिलीज करने वाला है, यहाँ आप देखेंगे इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो 23% आप देखेंगे इसमें से 23% डायरेक्ट रेडिएशन के द्वारा, डायरेक्ट रेडिएशन पृथ्वी के द्वारा डायरेक्ट रेडिएशन में जाता है। और यहाँ से 23% डायरेक्ट रेडिएशन जो अर्थ के द्वारा हो रहा है, उसमें
17% डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है। डायरेक्ट रेडिएशन में आउट ऑफ डायरेक्ट रेडिएशन का 17% एनर्जी डायरेक्ट स्पेस में चला जाता है और 6% इफेक्टिव रेडिएशंस के रूप में पर्यावरण एटमॉस्फेयर में रहता है, वायुमंडल में रहता है। इसी प्रकार से इवोपोरेशन को देख लें। इवोपोरेशन का मतलब क्या है? ओशन वगैरह से इवोपोरेशन होता है, प्लांट से इवोपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और उससे 90% एनर्जी रिलीज हो जाता है वाष्पीकरण के रूप में, और ये भी सीधी स्पेस में नहीं जाकर एटमॉस्फेयर में गैदर होता है। इसी प्रकार से टर्बुलेंस और कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया? जो संवहन के रूप में भाप का जो प्रोसेस ऊपर गया है, कन्वेक्शन, यानी ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। कन्वेक्शन के रूप में, टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के रूप में 9% एनर्जी रिलीज हुई, तो ये भी एटमॉस्फेयर में रह जाता है। इस प्रकार से देखिए 23 + 19 + 9, अगर इनको आप जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 19 और 9 28 और 23% एनर्जी रिलीज हो गई। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी देख लिए। एनर्जी इस तरह से 23%, 51% जो अर्थ एनर्जी प्राप्त की थी वो एनर्जी रिलीज हो गई। अब एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट गेन एनर्जी हो गया? 6% प्रभावी वितरण, इफेक्टिव रेडिएशन, 14% एब्जॉर्ब बाय द गैसेस, 14%, और टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के रूप में 9%, और डायरेक्ट रेडिएशंस के फॉर्म में 19%। इस तरह से हम जोड़ लीजिए 90 + 9 28 और 6 34, और इस तरह से 48% एटमॉस्फेयर में एनर्जी गेन हो गई। और ये 48% एनर्जी काउंटर रेडिएशंस के रूप में, प्रतिलोम विकिरण के रूप में धरातल पर आती है, जिससे धरातल एकदम से ठंडा नहीं रहता, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। और ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एनर्जी प्राप्त की जाती है, लॉन्ग टर्म में ये भी स्पेस में वापस चला जाता है, यहाँ हमने दिखाया है। तो इस तरह से आप देखेंगे हीट बजट जितना पृथ्वी एनर्जी प्राप्त करती है उतना एनर्जी रिलीज कर देती है। यहाँ एक पॉइंट है कि जो 17% एनर्जी, 51% एनर्जी आता है, उसमें आप देखेंगे 17% जो एनर्जी है, 17% एनर्जी जो है डिफ्यूज डे लाइट के रूप में आता है, दिवा प्रकाश के रूप में आता है। डिफ्यूज डे लाइट के रूप में आता है। वहीं 34% एनर्जी जो बच गया, ये डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में सन के द्वारा आती है, डायरेक्ट रेडिएशन। तो ये भी बात शामिल करने की बात है। 17% डिफ्यूज डे लाइट, ये क्या होता है हमने बताए थे वीडियो में, आप देखिएगा पिछले वाले में, वहाँ भी हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे। डिफ्यूज डे लाइट का मतलब क्या हो गया? सन के आने से पहले, यानी पूसा बेला में, जिसको हम लोग डॉन कहते हैं, DAWN, डॉन, या संध्या के समय सूर्यास्त हो जाता है, जिसको हम लोग ट्विलाइट कहते हैं, सांध्य प्रकाश, गोधूलि, ट्विलाइट का मतलब है गोधूलि। उस टाइम में भी एनर्जी सूरज की तरफ से विकिरण, डिफ्यूज लाइट रहती है, और ये जो लाइट सुबह या शाम को जो लाइट हम लोग को मिल रहा है, या डिफ्यूजन के द्वारा लाइट मिल रहा है, वो डे डिफ्यूज लाइट होता है। 17% एनर्जी इस फॉर्म में मिलता है, और 34% एनर्जी डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में सन से प्राप्त होता है। तो ये अर्थ के लिए है, अर्थ को प्राप्त होता है। और यहाँ रिलीज के रूप में आप देखें, रिलीज के रूप में डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में 23% चला गया, इवोपोरेशन में 19%, टर्बुलेंस में 9%। यहाँ प्लस कई जगह प्लस लिखा है, ये भी प्लस है। प्लस का क्या मीनिंग है? यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या मीनिंग है? प्लस का मतलब है कि वो डायरेक्ट स्पेस में नहीं जा रहा, स्पेस में नहीं जाएगा डायरेक्ट, और जाएगा वो भी अल्टीमेटली उसको जाना ही जाना है, क्योंकि तभी उसका बैलेंस होगा, रुक के जाएगा। काउंटर रेडिएशन के रूप में अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में वो चला जाएगा। और इस तरह से
जो सोलर के द्वारा, सन के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो अर्थ के द्वारा रेडिएट कर कर खर्च कर दी जाती है, और इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा बराबर ह्रास ऊर्जा, रेडिएट एनर्जी बाय द अर्थ, बैलेंस में आ जाता है, और इसी को हम लोग हीट बजट करते हैं। तो फिर से कंक्लूजन में आ गया कि हीट बजट यहाँ 100% एनर्जी हम लोग प्राप्त किए थे एटमॉस्फेयर में, और अल्टीमेटली 100% एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और थ्रू द एटमॉस्फेयर अगेन वो स्पेस में रिलीज हो जाता है। और इस प्रकार से हीट एनर्जी, यहाँ पर हीट बजट इक्वल टू क्या मिल गया, गेन एनर्जी फ्रॉम द सन माइनस लॉस एनर्जी बाय द अर्थ, और ये दोनों को निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस तरह से आपका हीट बजट बैलेंस हो गया। और जब हीट बजट बैलेंस हो गया तो इसी को हम लोग, इसी का पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कह दिए, हीट बजट। अब आप देखेंगे हीट बजट पर बहुत सारे डेटाज हैं, कई विद्वान ने अपना अपना अलग अलग दिया है, उनमें से किसी एक का चर्चा कर दीजिए, हीट बजट कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस इतनी, जिस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इतना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन द एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए लाइक द गोइंग थ्रू द परसेंटेज, एकदम परसेंटेज के रूप में ही नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेर फेर होता है, पर अगर आप इसको जनरलाइज कर समझें तो हीट बजट को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। यही आप कंक्लूजन ले लें, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काउंटर रेडिएशन होगा, लॉन्ग पीरियड में इमिशन होगा, और लॉन्ग पीरियड में ये पुनः स्पेस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी टॉपिक को समझ लिए, और यही हम लोग का हीट बजट कंप्लीट हो जाएगा।